बकिंघम पाई थ्योरम हम लोग कल के लेक्चर में कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन उन्होंने कवर किया था कि बकिंघम पाई थ्योरम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम लोग एक एग्जांपल लेकर के उसको कवर करते हैं कि बकिंघम पाई थ्योरम एक्चुअली क्या चीज़ है और कैसे इससे हम लोग किसी चीज़ की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो बकिंघम पाई थ्योरम को स्टार्ट करते हैं आज एक एग्जाम्पल लेकर के, ताकि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा हाईलाइट्स जो हम लोगों ने कल देखा था उसके बारे में देख लेते हैं। हाईलाइट में ये था कि अगर कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो हमें उस क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर ऑफ पाई टर्म निकालना होता है, जो कि निकलता है कि कितने नंबर ऑफ उसमें टर्म्स दिए हुए हैं और कितने डायमेंशन यूज हुए हैं। तो n माइनस एम करके हम नंबर ऑफ पाई टर्म निकालते हैं, एक मैंने कल ये बताया था। फिर उसमें नंबर ऑफ पाई टर्म में हम लोग जो m की वैल्यू होती है, फंडामेंटल m की वैल्यू, उससे एक ज़्यादा वैल्यू रखी जाती है m+1 की। तो वो रख कर हम हर एक पाई टर्म में अपने जो भी वेरिएबल्स दिए हैं उनको पुट करते हैं और फिर उसका हम रिलेट करके उससे फंक्शन को निकालते हैं। तो अभी आप लोगों को थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन हम एक एग्जांपल लेके इसको स्टार्ट करते हैं तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा ये टर्म्स। ठीक है, मैंने कल ये भी कहा था कि जो हम लोग रिपीटिंग वेरिएबल चूज करेंगे उसमें आपका पहला जो रहेगा वो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी पे रहेगा, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। ठीक, यानी लेंथ, हाइट, डायमीटर। दूसरा वेरिएबल जो होगा फ्लो प्रॉपर्टी का होगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्चार्ज, ये सारी चीजें होंगी। और तीसरा जो आपका होगा वो फ्लूइड प्रॉपर्टी पे, यानी डेंसिटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक वेट, इन सब चीजों पे होगा ये। ठीक है, तो देखिए यहां से हम एग्जांपल उठाते हैं और एग्जांपल में कह सकते हो कि हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन में ये लिखा है द रेजिस्टिंग फोर्स कैपिटल आर ऑफ अ सुपरसोनिक प्लेन ड्यूरिंग अ फ्लाइट कैन बी कंसीडर्ड एज डिपेंडेंट अपॉन द लेंथ ऑफ एयरक्राफ्ट। अब आप वेरिएबल गिनते रहिए, लेंथ ऑफ एयरक्राफ्ट एल, वेलोसिटी v, विस्कोसिटी म्यू, डेंसिटी रो, बल्क मॉडुलस के। ठीक, इतने डायमेंशन आपके हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि जो रेजिस्टिंग फोर्स है कैपिटल आर, वो आपका डिपेंडेंट है लेंथ, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, रो और बल्क मॉडुलस के पे। ठीक है, ये दोनों यूनिट 3 का डिस्कशन बाद में कर लेना अभी। ठीक है, टॉपिक अभी पहले कंप्लीट हुआ है तो ये। तो इसमें देखो जो हमारा रेजिस्टिंग फोर्स है कैपिटल आर, ठीक है, वो कह रहा है कि डिपेंडेंट है। ठीक, यानी जैसे मैंने कहा था F इक्वल टू एम ए में, अगर हम F इक्वल टू एम ए लिखते हैं तो फोर्स जो होगा वो डिपेंड करेगा मास इंटू एक्सेलरेशन पे। लेकिन मास किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, एक्सेलरेशन किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। उसी तरीके से जो रेजिस्टिंग फोर्स कैपिटल आर है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये कैपिटल आर जो है आपका, कह सकते हो कि ये आपका फंक्शन है एल वी म्यू रो के। कैसे बना, देखिए देखा ना, रेजिस्टिंग फोर्स आर डिपेंड्स अपॉन लेंथ, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, रो और काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे। ठीक है, तो यहाँ पे दो विस्कोसिटी दी है, एयर की विस्कोसिटी दी है और सॉरी रो म्यू नहीं है, ये के लिखा हुआ है। ठीक है, बल्क मॉडुलस के। ठीक है,
तो लेंथ, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी और के बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके बारे में कह रहा है। ठीक, अब इक्वेशन बनाते हैं। तो जब r इन सब पे डिपेंडेंट है तो r इज फंक्शन ऑफ एल वी म्यू रो के। आई थिंक इतना सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब काउंट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कितने टर्म यूज हो रहे हैं। तो r हो गया 1, l हो गया 2, v हो गया 3, म्यू हो गया 4, p हो गया 5, k हो गया 6। टोटल हो गए 6। तो जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हो गए? 6 हो गए। फंडामेंटल डायमेंशन कितने हैं आपके? मैंने कहा था फंडामेंटल डायमेंशन का मतलब सिंपल ये है कि जो ये टर्म यूज हुआ है, लेंथ, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी और बल्क मॉडुलस, इसमें कितने डायमेंशन यूज हुए हैं सबको मिला करके। ठीक है, तो जैसे देखो लेंथ में केवल एल आएगा, वेलोसिटी में लेंथ अपॉन टाइम आएगा, विस्कोसिटी में तुम्हारा एम एल टी तीनों आता है, डेंसिटी में एम एल आएगा। ठीक, और के में एम एल टी आ जाएगा। तो यानी कहीं ना कहीं एम भी यूज हुआ है 6 में। ठीक है, कहीं टी यूज हुआ है, कहीं एल यूज हुआ है। ठीक, तो किसी एक में भी अगर 3 यूज हो गया तो आप मान लोगे कि हमारा एम 3 होगा। तो इसमें तो भाई फोर्स में भी 3 डायमेंशन आएगा भाई, एम एल टी। ठीक है, तो फोर्स का क्या होता है? एम एल टी पे पावर -2। तो एम भी आ रहा है, एल भी आ रहा है और आपका टी भी आ रहा है। ठीक है, तो फंडामेंटल डायमेंशन आपका जो है m इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि m l t तीनों यूज हो गया इसमें, चाहे किसी एक में यूज क्यों ना हुआ हो। ठीक है, अगर यूज हुआ है तो m की वैल्यू 3 कर देंगे। मान लो कि इन सब में केवल 2 ही डायमेंशन आता, लेंथ और मास का, तो 2 लिखते हैं, लेकिन इसमें किसी एक में 3 यूज हुआ है तो m की वैल्यू 3 हो गई। ठीक, अब इसमें जो आपका पाई टर्म कैसे निकलता है, मैंने बताया था कि पाई एक डायमेंशन लेस टर्म होता है जो कि हम निकालते हैं n-m से। तो n की वैल्यू 6, m आपका नॉर्मली क्वेश्चन में 3 होता है। ठीक है, तो n-m करेंगे तो 6 - 3 यानी 3। तो पाई टर्म कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। कैसे निकला? n-m से। तो पहला पाई टर्म हो गया पाई 1, दूसरा पाई 2, तीसरा पाई 3। ठीक, तो ये हो गए 3 पाई टर्म। और उसी बीच हमने कल कहा था आपसे कि एक डायमेंशन का मैंने टेबल दिया था, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां अब यूज होना है। देखो यहाँ फोर्स की डायमेंशन लिखी है एम एल टी पावर -2, यहाँ वेलोसिटी की डायमेंशन लिखी है एल टी इनवर्स, यहाँ विस्कोसिटी की डायमेंशन लिखी है एम एल इनवर्स टी इनवर्स, डेंसिटी लिखा है एम एल पे पावर -3, बल्क मॉडुलस लिखा हुआ है एम एल इनवर्स टी पावर -2। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस, तो ये सारे डायमेंशन मैंने कल दिए थे आपको, इसीलिए कि क्योंकि जब न्यूमेरिकल देगा तो आपको सारे टर्म्स के डायमेंशन याद होने चाहिए। अब देखो मैंने कहा ना, यहाँ पे m आ गया, l आ गया, t आ गया। ठीक है, अगर किसी एक में भी हमें 3 मिल गया तो ये m की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद अब देखिए, इसके बाद मैंने ये बताया था आप लोगों से कि हर एक पाई टर्म में m+1 वेरिएबल होगा। ठीक है, यानी m से एक ज्यादा। ठीक है, वेयर m इज इक्वल टू
हमने क्या माना था यहाँ पे, m की वैल्यू 3। तो हर एक पाई टर्म में 3 + 1 यानी कितने टर्म होंगे, 4 टर्म यूज होंगे, यानी 4 वेरिएबल। और वेरिएबल है क्या चीज, यही आपका लेंथ, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी के, और ये फोर्स आर। ठीक है, तो मैंने कल भी कहा था कि सबसे पहले आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चूज करेंगे। तो आर डिपेंड कर रहा है, तो ये हो गया आर डिपेंडेंट वेरिएबल, और एल वी म्यू रो के ये डिपेंड नहीं कर रहा किसी के ऊपर, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो पाई में हम m+1 वेरिएबल लेते हैं, यानी 3 + 1 टोटल 4 वेरिएबल रखेंगे हर एक टर्म में। ठीक है, जिनमें से जो 3 होंगे वो रिपीटिंग होंगे। ठीक है, इक्वल टू 3, क्योंकि m की वैल्यू 3 है, तो ये 3 वेरिएबल सब में सेम रिपीट करेंगे। ठीक, तो ऐसे जोड़ो तो 3 सब में रिपीट कर रहे हैं, यानी एक ही चीज तीनों में आएगी, तो 3 ये हो गए, और सब में एक एक अलग अलग आएगा, +1 +1 +1, तो 3 ये और 3 वो, कितने हो गए, 6 हो जा रहे हैं। और हमारे पास टर्म कितने हैं, देखो यहाँ पे टर्म 6 है। तो जब आपका सारा कैलकुलेशन सही रहता है, पाई टर्म सही रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सेंस होकर के आपका इक्वल बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पाई टर्म बनाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर एक पाई टर्म में जो रिपीटिंग वेरिएबल रखना है। मैंने कल भी बताया था कि रिपीटिंग वेरिएबल का हम लोग जो बेस लेते हैं वो होता है, यहाँ भी लिखा है, मैंने बताया भी था कि रिपीटिंग वेरिएबल में एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, यानी लेंथ, डाया, हाइट, ये सब। दूसरा वेरिएबल फ्लो प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, यानी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्चार्ज वगैरह। और तीसरा फ्लूइड प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, जैसे कि विस्कोसिटी, डेंसिटी, ये सारी चीजें हैं। ठीक, तो अगर हम अपने वेरिएबल में से लेंथ के लिए L चूज करते हैं, यानी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए, फ्लो के लिए वेलोसिटी लेते हैं, और फ्लूइड की प्रॉपर्टी डेंसिटी ले लेते हैं, तो L V रो हो गया, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, फ्लो प्रॉपर्टी, फ्लूइड प्रॉपर्टी, तो L V रो आपका आ गया। और ये जो L V रो है, ये तीनों मिलने से एक कंडीशन और हम चेक करते हैं कि ये डायमेंशनलेस टर्म तो नहीं बन रहा है कहीं। मतलब मेरे कहने का ये है कि कहीं इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे m0 l0 t0 नहीं ना हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है l, ठीक, यहाँ LT इनवर्स होता है। अब मान लो यहाँ पे आता T/L² हो जाता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो देखो L, जैसे मैं कहना चाह रहा हूं कि आपका लेंथ की टर्म हो गई L, V हो गया L/T। मान लीजिए कि कोई तीसरा टर्म होता जिसकी वैल्यू होती T/L², तो ये क्या होता, L से L कैंसिल होता पूरा, T से T कैंसिल, यानी इसकी डायमेंशन 0 हो जाती। तो हम ये भी चेक करते हैं कि जो रिपीटिंग वेरिएबल है वो डायमेंशनलेस तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ तो भाई नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमारे पास लेंथ, वेलोसिटी और डेंसिटी है, तो ये डायमेंशनलेस 0 होगा नहीं, क्योंकि L LT इनवर्स और ML-3 हो जा रहा है -3, तो ये कट के 0 नहीं होगा। ठीक, तो देखो क्योंकि L LT इनवर्स ML3, तो ये तीनों एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए डायमेंशनलेस ग्रुप नहीं बनेगा। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट टर्म लिखना कैसे है, हर एक पाई टर्म ऐसे लिखा जाएगा। पाई 1 में रिपीटिंग वेरिएबल क्या क्या है, L V रो, तो पाई 1 लिखे, पाई 2 लिखे, पाई 3 क्या लिख दिए, L लिख दिए, V लिख दिए, रो लिख दिए, L लिख दिए, V लिख दिए, रो लिख दिए, L लिखे, V लिखे और रो लिख दिए। हो गया इतना, L V रो, L V रो रिपीटिंग था इसलिए तीनों में लिख दिए। अब मैंने कहा था कि पाई टर्म में m+1 होगा, यानी 3 + 1, यानी इसके अलावा एक और आएगा, ठीक है, जो रिपीट नहीं करेगा। तो देखो अब जो बचे हुए हैं तीनों के अलावा, L V रो निकाल दो तो R, म्यू और K, यही 3 बच रहा है। तो R लिख दिए एक में म्यू रख दिए, एक में K रख दिए। अब ये चीजें आप कहीं रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि बुक में R यहाँ पे है, आपका मन कर रहा है आप R यहाँ रख दो, आपका मन कर रहा है म्यू हम यहाँ रखेंगे यहाँ रख दो।
ठीक है, क्योंकि हर एक पाई टर्म किसी भी पाई टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, आर यानी जो फोर्स है उसी के बारे में निकालना है। तो जो ये टर्म बनेगा पाई वन का, उसी को बाकी दोनों से रिलेट कर लेंगे। अगर मान लो आप पाई थ्री में आर मान लिए होते तो हम लोग पाई थ्री को रिलेट करते पाई टू और पाई वन से। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ और मान लिए हो कि सर हम यहां रखना चाह रहे हैं तो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है कि रिपीटिंग वेरिएबल सेम होंगे तीनों में और नॉन रिपीटिंग वेरिएबल अलग अलग रखने हैं। ठीक है, तो 3 ये और 3 ये टोटल 6 होके खत्म हो जाएगा। अब आते हैं पावर क्या चढ़ाएंगे, तो पावर आप कुछ भी मान सकते हो। बुक में आपका ऐसे मानता है A1 B1 C1। ठीक, तो आप भी मान लो भाई A1 B1 C1। वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पाई वन के लिए वन लगाया है, पाई टू के लिए इसे लगाया है A2 B2 C2 और पाई थ्री के लिए पावर लगाया है A3 B3 C3। ठीक है, आपका मन करे आप 1 2 3 मान लो, ABC मान लो, XYZ मान लो, लेकिन कंफ्यूज मत रहने के लिए सबसे सिंपल होता है कि पाई वन के लिए A1 B1 C1, पाई टू के लिए A2 B2 C2, पाई थ्री के लिए A3 B3 C3। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी पे। ठीक है, डायमेंशनल होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है कि सिंपल आपके डायमेंशंस को इक्वेट करना, दोनों साइड का, यानी दो साइड के डायमेंशंस को बराबर करके इक्वेट कर लेना कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन बराबर होगा राइट हैंड साइड के डायमेंशन के, जिसको कहते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी। ठीक है, यानी कि जैसे v वेलोसिटी बराबर क्या होता है, एल टी इनवर्स, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी इनवर्स, और बराबर भी किसके, एल टी इनवर्स के। कोई भी टर्म होगा, एरिया मीटर स्क्वायर में होगा तो आप उसको मीटर स्क्वायर में रख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसमें आते हैं कि नेक्स्ट टर्म में क्या करना है। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो टर्म कि हमें डायमेंशन कंपेयर करने हैं। ठीक है, तो जो पाई होता है वो डायमेंशनलेस टर्म होता है, हर एक पाई जो होता है। ठीक, तो पाई का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनलेस है, तो m पे 0, l पे 0, t पे 0। क्लियर हुआ, m0 l0 t0, क्योंकि पाई डायमेंशनलेस है। ठीक, तो ये लिख लिया m0 l0 t0 बराबर किसके होगा। अब देखो l यानी लेंथ, लेंथ की डायमेंशन l होगी तो l पे पावर a1 रख दिए। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, lt इनवर्स, तो वेलोसिटी जगह आ गया lt इनवर्स पावर b1। सिमिलरली डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, ml पे पावर -3, तो डेंसिटी की जगह ml-3 रखे और C1 इसके ऊपर आ गया। ठीक, और जो रेजिस्टिंग फोर्स R होता है वही फोर्स है, तो फोर्स का होता है mlt पावर -2। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पाई डायमेंशनलेस होता है तो m0 l0 t0, लेंथ का डायमेंशन l, वेलोसिटी का lt इनवर्स, डेंसिटी का ml-3, r यानी फोर्स माना गया है तो ml t पावर -2। इतना हो गया। अब हम वही करेंगे कि डायमेंशन होमोजेनिटी का मतलब है कि पावर सेव करके इक्वेट कर लेना। तो हम क्या करेंगे, m, l और t का पावर एक्सचेंज करते हैं, मतलब इक्वेट करते हैं। तो पावर ऑफ m, तो यहां पे देखो m पे पावर कितना है, 0। ठीक, तो m का पावर 0 हो गया, और m कहां पे है, देखो यहां पे m नहीं है, यहां पे m नहीं है, यहां पे m है। m पे पावर क्या हो जाएगा, C1, देख रहा हो यहाँ C1 है यहाँ पे। ठीक, तो ये C1 m पे जाएगा, तो m का पावर क्या हो गया, C1, तो C1 लिख दिए। यहाँ पे m का पावर क्या है, 1, तो C1 और m का पावर 1 हो गया। हमें पावर कंपेयर करने, ना कि टर्म, तो यहाँ 0 बराबर किसके हो गया, C1 प्लस 1 के। हमें सिंपल A1 B1 C1 की वैल्यू निकालनी है, ये सारा टर्म उसी लिए यूज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम जब फोर्स को रिलेट करेंगे R को तो वो L स्क्वायर बनता है, L क्यूब बनता है कि L इनवर्स बनता है,
ये निकालना है हमको। तो ये A1 वहीं से निकलता है कि भाई कितना होगा। ठीक, तो यहां 0 इक्वेट किए। अभी हम यहां से C1 बराबर कितना निकाल सकते हैं, C1 बराबर -1, यानी जहां C1 आया है वो यानी डेंसिटी कहां जाएगी, नीचे आ जाएगी, इनवर्स है। ठीक, तो C1 पावर -1 हो गया। अब पावर ऑफ L कंपेयर करते हैं, लेंथ की पावर। तो लेंथ का पावर यहाँ पे कितना है, 0, यहाँ 0 हो गया। इधर लेंथ की पावर क्या है, A1, तो A1 लिखे। यहाँ लेंथ पे पावर कितना है दूसरे टर्म में, B1, तो यहाँ B1 लिखे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -3 इंटू C1 है, तो यहाँ पावर क्या हो गया, -3C1 यहाँ पे देखो। और यहाँ पावर कितना है, 1, तो +1। अब यहाँ पे C1 की वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो C1 की वैल्यू यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। तो यहां से A1 बराबर निकलेगा आपका -2। ठीक है, और यहाँ पे B1 ही बच रहा है, तो अभी इसको ऐसे छोड़ देते हैं, सॉल्व मत करिए क्योंकि B की वैल्यू आपको नहीं पता है अभी। तो A1 इक्वल टू -B1 + 3C1 -1 पे छोड़ दीजिए क्योंकि B1 नहीं पता है, 2 अननोन हो रहा है। तो पावर ऑफ T कंपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे T पे पावर 0, ये हो गया 0। इधर आते हैं T पे पावर -B1 होगा, तो -B1 और T कहाँ पे है, यहाँ पे T है, तो -2, तो -B1 -2, तो B1 बराबर -2, C1 बराबर -1, B1 बराबर -2। तो ये A1 वाले निकालने के लिए B1 चाहिए और C1 चाहिए, इसको रखेंगे तो आ जाएगा आपका A1 की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, मैं प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं। प्रोसेस में एक बार हम M का पावर दोनों साइड कंपेयर कर रहे हैं, फिर L का पावर दोनों साइड कंपेयर कर रहे हैं, फिर T का पावर दोनों साइड कंपेयर कर रहे हैं, जिससे हमें अपना A1 मिल जा रहा है, B1 मिल जा रहा है, C1 मिल जा रहा है। देखो क्या क्या आया है, C1 -1, B1 -2 और A1 -2। अब इसको पुट करते हैं, तो π1 इक्वल टू L पे पावर A1 है तो -2 हो गया, V पावर क्या है B1, B1 ही -2 है तो -2 हो गया, और डेंसिटी पावर क्या है C1, C1 कितना आया -1, तो -1, और R पे कोई पावर रखा नहीं गया था तो R वैसे का वैसे ही रहेगा। तो देखो L -2 है, कहाँ जाएगा, नीचे। V -2 है, कहाँ जाएगा, नीचे। डेंसिटी क्या है -1, कहाँ जाएगा, नीचे। तो π1 क्या हो गया, देखो R अपॉन ρLV² निकला। पहला पाई टर्म हो गया R अपॉन ρLV²। ठीक है, सिमिलरली हम दूसरे पे चलते हैं। अब ये लो, आप खुद से चेक करो, दूसरा पाई टर्म क्या था, दूसरा पाई टर्म क्या है, देखिए यहां पे है पाई टर्म, π2 LV रो, ये तो रहेगा ही रहेगा, पावर A2 B2 C2, यहाँ पे म्यू माना गया है, यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी M L1 T-1, L इनवर्स T इनवर्स। ठीक है, इसको लेके चलते हैं। तो सेकेंड पाई टर्म में π2 का डायमेंशन क्या होगा, M0 L0 T0। ठीक है, इधर आते हैं, लेंथ पे पावर A2, L पे पावर A2, वेलोसिटी LT इनवर्स पे पावर B2। ठीक है, यहां हो गया। तीसरा डेंसिटी ML-3 इसके पावर C2, फिर विस्कोसिटी ML इनवर्स T इनवर्स। ठीक है, इतने टर्म हो गए। अब जब इसको पुट करेंगे तो यहां पे पावर ऑफ M, ठीक है, ये हो गया 0। ठीक, इस साइड 0 हो गया, यहां पे क्या है पावर ऑफ 1 M C2। ठीक, यहां पावर क्या है 1 C2 + 1, तो C2 की वैल्यू कितनी हो गई, -1। फिर निकालते हैं पावर ऑफ L, इधर तो 0 ही रहेगा क्योंकि पाई डायमेंशनलेस होता है, 0 रखे। इधर क्या है A2, ठीक, -B2 सॉरी +B2। ठीक है, फिर यहाँ पे -3C2
और यहाँ पे -1 ये रखेंगे तो a2 बराबर -b2 प्लस 3c2 प्लस 1। अभी b2 नहीं है, छोड़ देते हैं इक्वेशन, पावर ऑफ t निकालते हैं। तो t पे पावर इधर कितना है, 0 है, ठीक। और इधर कितना है, -b2, ठीक। यहाँ पे और t कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक। तो -1, तो -b2 -1 हो जा रहा है आपका। तो यानी इसको कंपेयर करेंगे तो b2 की वैल्यू हो जाएगी -1, c2 हो गया -1, कहाँ रखेंगे, a2 वाले में, तो ये निकल के आ जाएगा 1 -3 प्लस 1, तो यानी ये हो गया माइनस, यानी सारी की वैल्यू क्या आ रही है, a2 b2 c2 -1 -1 तो पाई 2 वाले में यहाँ पुट करते हैं, -1 -1 देखो, -1 इंटू म्यू, तो पाई 2 बराबर म्यू, बाकी जाएगा कहाँ, नीचे आ जाएगा एल वी रो। तो इक्वेशन क्या बन गया पाई 2 का, देखो म्यू बाई एल वी रो ऐसे बन गया। सिमिलरली तीसरा पाई टर्म आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तीसरा पाई टर्म में क्या था, पाई 3 एल वी रो और के था, ठीक। तो एल पता ही है, वी पता है, रो पता है, के का होता है एम एल इनवर्स टी पे पावर -2, इतना होता है। इसको निकालेंगे सिमिलरली वही चीज, एम का पावर यहाँ 0 है, ठीक है, 0 हो गया, ठीक। C3 यानी यहां का पावर, m कहाँ आ रहा है, देखो यहां आ रहा है m, तो पावर क्या होगा यहाँ पे, ये मिसप्रिंटिंग है, यहाँ C3 होगा, ठीक। तो ये C3 हो गया और यहाँ पावर 1, तो C3 प्लस 1, यानी यहाँ पे m का पावर, C3 का पावर कितना हो गया, -1। फिर पावर ऑफ L, लेंथ का पावर कंपेयर करेंगे, A3 B3 -C3, तो अभी B3 नहीं है, तो T का पावर कंपेयर करने पे B3 निकल जाएगा, तो B3 हो गया -2, A3 हो जा रहा है 0, जब रखोगे तो A3 हो रहा है 0, तो पुट करते हैं A3 का वैल्यू, यानी यहाँ पे L पे पावर 0, ठीक। V पे पावर -2 क्यों रखे हैं, क्योंकि B3 है, B3 का वैल्यू -2 आया है, तो V पावर -2 हो गया। डेंसिटी यानी C -1 है तो -1 हो गया, और K पे कोई पावर नहीं था, K वैसे ही रहेगा, तो पाई 3 क्या हो गया, K L पे पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, खत्म हो गया, अपॉन V स्क्वायर इंटू रो स्क्वायर। तो देखो पाई 1 कितना आया यहाँ पे, R अपॉन रो L स्क्वायर V स्क्वायर, पाई 2 म्यू एल वी रो, और पाई 3 क्या आया है, K अपॉन V स्क्वायर रो स्क्वायर, ठीक है। अब हम आते हैं स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन में कहा गया था हमसे कि हमें इक्वेशन किसका निकालना है, यहां देखिए इक्वेशन निकालना था रेजिस्टिंग फोर्स R, ठीक है। एक है सुपरसोनिक प्लेन का जो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एल वी म्यू रो के ऊपर। तो क्या रिलेशनशिप होगा रेजिस्टिंग फोर्स का बाकी वेरिएबल से, यही पूछा है, सब वेरिएबल का और रेजिस्टिंग फोर्स का रिलेशन निकालना है। तो अब देखते हैं कि R किस पाई टर्म में माने थे हम लोग, ठीक है। तो R हम लोग माने थे यहाँ पे देखो पाई 1 में, ठीक। अगर आप पाई 2 में मानते तब भी कोई दिक्कत नहीं था, कोई पाई 3 में मानता तब भी कोई दिक्कत नहीं था, केवल ये एल वी रो सब में सेम रहना चाहिए, आर म्यू के आप चेंज कर सकते हो आराम से। तो मान लीजिए हमने पाई 1 में माना था, तो पाई 1 इज फंक्शन ऑफ पाई 2 एंड पाई 3 हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे पाई 1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पाई 2 और पाई 3 का हो जाता, ठीक। अगर आप मानते कि नहीं हम पाई 2 माने हैं आर को, तो होता पाई 2 इज फंक्शन ऑफ पाई 1 कामा पाई 3, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए क्या है, पाई 1 को कंपेयर करेंगे बराबर करके पाई 2 पाई 3 के, ठीक है। तो पाई 1 की वैल्यू क्या लिखे थे हम लोग, आर रो एल वी स्क्वायर, यानी ये बराबर होगा किसके, फंक्शन ऑफ पाई 2 और पाई 3 के। आगे चलते हैं, अभी दिखाते हैं आपको, देखिए तो पाई 1 पाई 2 पाई 3 रखा गया उठा करके,
ये हो गया पाई 1 का वैल्यू, ये वाला आप निकाले हो, देखो ये पाई 1, ये हो गया पाई 2, ये हो गया पाई 3। हमें पता है कि r के बराबर सबको कंपेयर करना है, तो r वाले को इधर भेज लेंगे, तो r वाला टर्म आ जाएगा r अपॉन रो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एक साइड, फंक्शन होगा पाई 2 और पाई 3 का। ये लिखने का तरीका है, जो रेजिस्टिंग फोर्स होगा r, इसको इधर भेज दोगे तो r बराबर रो एल स्क्वायर बी स्क्वायर फंक्शन ऑफ म्यू बाई एल वी रो के वी रो, ऐसे लिख देते हैं कि आप तीनों पाई टर्म निकाल लोगे, पाई 1 पाई 2 पाई 3, और ये फंक्शन ऑफ बराबर करके 0 कर लेते हैं। अब मान लो पूछता कि k निकालिए, तो क्या करते, k वाला टर्म इधर रखते, r और म्यू उधर भेज देते, ठीक है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमें r निकालना था, तो r को इधर रखेंगे, बाकी चल जाएगा वो। ये जो फाई लगाया है ये फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, फाई मीन्स फंक्शन, f लगा लो या फाई लगा लो, बात एक ही है, ठीक है। तो r बराबर, ये डिनोमिनेटर चल जाएगा यहाँ पे, तो ये पूरा इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। यही आपका आउटपुट है, ठीक, कि r को ऐसे रिलेट करेंगे। अब ये एनालिसिस में जाता है, तो अब इस पर एनालिसिस होती है कि इस तरीके से रिलेट करके इसको फाइंड आउट किया जाएगा। स्टेप मैं फिर रिपीट करता हूं जल्दी से, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, पहला स्टेप कि डिपेंडेंट वेरिएबल चूज करना, कि कौन सा टर्म डिपेंड करेगा, कौन सा इंडिपेंडेंट होगा। तो रेजिस्टिंग फोर्स होगा वो सब पे डिपेंड कर रहा है, तो R इधर आ गया, बाकी हो गया इंडिपेंडेंट इधर हो गया, सबको गिन लेंगे, तो ये आ जाएगा n, जिसकी वैल्यू 6। और इसमें देखेंगे डायमेंशंस कितने यूज हुए हैं। अगर किसी एक में 3 यूज हो गया है, या किसी में ml आया है, किसी में t आया है, तो mlt हो गया, तो यानी तीनों यूज हुआ है तो 3 हो जाएगा। फिर n माइनस m कर लेंगे, 3 आएगा घटाने पे, तो 3 पाई टर्म बनेंगे, 4 आता तो 4 बनता, 2 आता तो 2 बनता, ठीक। तो पाई 1 पाई 2 पाई 3। अब इसके बाद का स्टेप ये कहता है कि हर एक पाई टर्म में 3 वेरिएबल रखने हैं m+1 के बराबर, तो m की वैल्यू 3 होती है और हर में एक ज्यादा रखते हैं, ठीक है। तो और 3 जो होंगे वो रिपीटिंग होंगे। रिपीटिंग में पहला देखो इस पे होगा, अगर स्क्रीनशॉट रखना चाहो तो रख सकते हो, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, फ्लो प्रॉपर्टी, फ्लूइड प्रॉपर्टी, इस पे छांट लेते हैं। एक लेंथ डायमीटर पे ले लेंगे, एक वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे, एक म्यू रो पे ले लेंगे, ठीक। फिर हम लोग क्या करेंगे कि पाई टर्म बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। रिपीटिंग वाला रख लेंगे सब में, देखो एल वी रो सब में रख लेंगे, और नॉन रिपीटिंग को अलग रख देंगे उठा करके। सब पे पावर मान लेंगे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। फिर एक एक टर्म को रखेंगे बारी बारी से, क्योंकि हर एक पाई डायमेंशनलेस होता है, तो M0 L0 T0 होता है, रखेंगे। एक बार m का पावर कंपेयर करेंगे, एक बार l का पावर कंपेयर करेंगे, एक बार t का पावर कंपेयर करेंगे, हमें A1 B1 C1 मिल जाएगा। सिमिलरली पाई 2 में कंपेयर करेंगे तो A2 B2 C2 मिलेगा, पाई 3 कंपेयर करेंगे तो A3 B3 C3 मिल जाएगा। तीनों को कंपेयर कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे इसका कि पाई 1 बराबर कितना टाइम्स ऑफ क्या होगा, तो पाई 1 कितना होता है, पाई 2 कितना होता है, और पाई 3, सबका इक्वेशन मिल जाएगा हमारे पास, ठीक। और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसके बारे में पूछा है उसको बाकी सबसे रिलेट कर लेंगे। तो जैसे आपके पास यहाँ देखो 3 आपके पास है, पाई 1 यहाँ पे है, ये पाई 2 यहाँ पे है, पाई 3 यहाँ पे, सिंपल पावर निकाल के वैल्यू पुट कर देना है। और हमें अब r के बारे में पूछता है, तो ये वाला टर्म बराबर रहेगा इसके और इसके, ठीक। इस तरीके से रख लेंगे इसको, तो ये आपका फाइनल आउटकम यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका था बकिंघम पाई थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरम था ये। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेंगे आगे, तो ये क्लियर हो जाएगा और भी। तो ये ऑल ओवर द थ्योरम के बारे में था। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये चीज। तो थैंक यू क्लास।